हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनके अकेडमी। गाइज, आज के डेट में हम लोग आरसी सर्किट पे शीट डिस्कस करने वाले हैं और वो शीट गाइज आपके असाइनमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बट आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपने शीट कंप्लीट नहीं कर रखा है स्पेसिफिकली आरसी सर्किट वाली, तो प्लीज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और पहले जाएं और शीट डाउनलोड करके पहले उसे अच्छे से बना लें। फिर जो प्रॉपर डाउट्स होगा गाइज उसे आप देखें। मैं इसमें A to Z क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और आप कोशिश ये करेंगे कि हर सवाल को आप देखें, बिकॉज हो सकता है कि आपकी मेथड बनाने की अलग होगी और मेरी मेथड अलग होगी। हो सकता है आपने कुछ गलतियां करी हो फिर भी आंसर्स आपके टैली कर गए हो। तो गाइज आपको पूरे क्वेश्चंस फास्ट मोड में देख लेने हैं। एक छोटी सी बात गाइज, इस शीट को कवर करने के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आरसी सर्किट पे बेस्ड जितने भी मैंने कंसेप्ट दे रखे हैं वो सब आपको पता रहने चाहिए। और गाइज बहुत कुछ ज्यादा कंटेंट इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है भाई। एक t इक्वल्स 0 पर कितनी चार्ज होती है, एनर्जी क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, ये सब चीजें हमें पढ़नी रहती हैं। फिर उसके बाद हमें t इक्वल्स इन्फिनिटी, जिसे हम स्टेडी स्टेट बोला करते थे, इस पर वो सारी सिचुएशंस हमें पता रहने चाहिए। और गाइज t इक्वल्स 0 और इन्फिनिटी के बीच किसी भी इंस्टेंट पे कितनी चार्ज होती है, चार्जिंग में कितनी चार्ज होती है और डिस्चार्जिंग में कितनी चार्ज होती है, अपन इसको भी अच्छे से किया है। और गाइज हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में लगाया था। तो चलिए गाइज आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो सेशन हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग शीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर गाइज आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको लगेगा कि जो जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन के लास्ट क्वेश्चन को डील कर रहा था तो कुछ इसी टाइप का था। अब एग्जैक्टली यही नहीं था क्योंकि वो डेटा तो हम लोग खुद से लेते, लेकिन कुछ इसी टाइप का था। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा गया है कि फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर C। अब स्टेडी स्टेट यानी t इक्वल्स इन्फिनिटी, उस केस में कैपेसिटर ब्लॉकर की तरह बिहेव करेगी। तो बहुत ही सिंपल है, सवाल को सोचते हैं कि कैसे इसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है कैपेसिटर के क्रॉस। सेल E लगा रखा है और ये 3R है, दिस इज 6R और इसमें कैपेसिटर C लगा रखा है। आप गाइस अच्छे से वॉच करें तो चूंकि ये स्टेडी स्टेट की बात बोली जा रही है तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, बिकॉज कोई चार्ज बार उस समय एक्स्ट्रा नहीं होगी, जो एक बार स्टोर हो गई वही होगी। इस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज ब्लॉकर का काम करेगा। तो जो भी करंट होगी जस्ट इस साइड चली जाएगी और इस साइड चली जाएगी। दिस इज क्वाइट इजी। क्लियर है गाइस? अब मेरे को एक चीज बताइए, ये पूरा सीरीज मिलकर के और ये पूरी सीरीज मिलकर क्या आइडेंटिकल है? बिल्कुल। 6 और 3 9R, 3 and 6 9R। तो पूरी सर्किट गाइस आइडेंटिकल है अगर ध्यान से देखा जाए तो जो करंट यहां से चलेगी उसकी हाफ इसमें हो जाएगी और उसकी हाफ इसमें हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि करंट जाएगी कितनी, एंड दैट इज क्वाइट इजी। टोटल बहुत आसान निकालना है गाइज। टोटल EMF E है और टोटल रेजिस्टेंस भी ओरल कर सकते हो। 639R 639R 9R 9R पैरेलल तो 9R/2। सो दिस विल बी 2E/9R। क्लियर है? जब I हमने निकाल लिया तो इस वाले ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी? I/2 हो जाएगी और इस वाले ब्रांच में भी I/2 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो हमें गाइज किसी भी तरीके से A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है ताकि हम चार्ज निकाल सकें। बहुत ही आसान है, बस हम A से लेकर के B पे मूव करते हैं। सो VA अपोजिट मूव कर रहे हैं तो +3IR/2, फिर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो -6RI/2। हम लोग पहुंच गए B पे। सो ये 3I, सो VA +3IR/2 -3IR VB। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें so this is 3/2 IR equals VB, so VA minus VB is 3/2 IR। क्लियर है गाइस? कुछ भी खास नहीं है। तो गाइस चार्ज अब निकाल सकते हैं, दैट इज CV, so 3/2 IRC। क्लियर है? C। अब I की वैल्यू चाहे तो आप डाल सकते हो 3/2 और I आपको पता ही है 2E/9R एंड RC। R से R कैंसल, 2 से 2 कैंसल एंड
EC/3, ये Q हो गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शंस देखेंगे डेफिनेटली वो C है, तो ये आपकी आंसर हो गए। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइज जस्ट इसी पे बेस्ड सवाल है, इसी को कंटिन्यू किया इन्होंने। इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। गाइज ऐसे सवाल तो हम लोग क्लास में भी कराया है। टाइम कांस्टेंट निकालनी है तो सिंपली सेल को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, यानी जो चार्जिंग सर्किट है उसको इक्विवेलेंट डिस्चार्जिंग सर्किट बनाते हैं, बिकॉज चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में टाउ चेंज नहीं करता, तो हमारा उलझन भी ज्यादा नहीं होता क्योंकि सर्किट में कुछ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। तो इसे हम लोग पहले तो शॉर्ट सर्किट कर दें, और गाइस अगर शॉर्ट सर्किट कर दें तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा बन जाता है, राइट। सो दिस इज 3R 6R 3R 6R, और गाइज ये पॉइंट है जिसके अक्रॉस कैपेसिटर है, और इसी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, राइट, इसी के अक्रॉस AB। गाइज अच्छे से बात करते हैं, तो अगर मैं A और B देख रहा हूं तो ये वाला पॉइंट डिफरेंट दिख रहा है, और वही पॉइंट यहां है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है ये, राइट, क्योंकि सेल को हमने शॉर्ट सर्किट किया है। गाइज अगर ये P पॉइंट है तो डेफिनेटली ये भी P हो जाएगा, तो सर्किट को एक बार रीअरेंज करने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से देखें तो A और P के बीच एक ये है और A और एक बार ये भी है, राइट। तो ये 3R है और ये 6R है। P और B के बीच ये है और एक ये है, 3R और 6R। बस इतना ही है, अच्छे से बात करें। 6 3 पैरेलल है गाइज, तो 6 3 जा 18, 6 3 9, 18/9 2, सो विच इज 2R। तो गाइज ये 2R होने वाला है, ये 2R होने वाला है, दोनों सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया 4R। तो टॉ निकालना बेहद आसान है, R इक्विवेलेंट इंटू C, दिस इज 4R इंटू C। तो गाइज ये हो जाएगा टॉ, दिस इज क्वाइट इजी, क्लियर है, दिस इज टॉ। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाते हैं। A 5 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 2 kilovolt। एक 5 माइक्रोफेराड की कैपेसिटर है, उसे हमने 2 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करा है। इफ द कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए 100 ओम रजिस्टर, उसे चार्ज कर दिया और 100 ओम रजिस्टर से उसे हमने डिस्चार्ज करने की कोशिश करी है। तो गाइस डिस्चार्ज होगा डेफिनेटली, और क्या इसकी डिस्चार्जिंग पूरी हो जाएगी? हाँ गाइज, बहुत समय के बाद डेफिनेटली पूरी डिस्चार्जिंग हो जाएगी। 2 किलोवोल्ट से चार्ज किया इसको, फुल्ली चार्ज है वो। आपसे ये पूछा गया कि हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। नेचुरली गाइज जितनी एनर्जी उसके पास होगी इनिशियली, समय के साथ धीरे धीरे उसके सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो गाइज इसमें से कुछ निकालने के बजाय अगर मैं इसकी पूरी एनर्जी निकाल लूं तो हमें पता है उतनी ही एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे जैसे टाइम इलैप्स होती है। सो गाइज टोटल एनर्जी अगर मैं निकाल लूं इन कैपेसिटर, तो क्या वही हीट के रूप में होने वाली है नेचुरली। तो टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूं दैट वुड बी हाफ ऑफ CV², और C तो आपको पता ही है 5 माइक्रो है यानी 10 की पावर -6, और V है 2 किलो यानी 2 × 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर करते हैं। तो एक 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और 10 की पावर +6 10 की पावर -6 कैंसिल। तो गाइस यहाँ 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल होगा, सो 4 2 जा 10 जूल। सो 10 जूल आप देख सकते हैं, इसमें B इज द करेक्ट आंसर गाइज। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गाइज क्वेश्चन तो लंबा दिखेगा आपको, बट पढ़ते हैं एक बार अच्छे से क्या दिया रहा है। ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ लेंथ L। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तो आपको पता है ना गाइज, एक सिलेंडर होती है, हॉलो सिलेंडर होती है, राइट, और उसके सराउंडिंग एक और कंसेंट्रिक नहीं, कोएक्सियल सिलेंडर होती है, और उनके बीच के स्पेस में या तो एयर होती है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होती है। और गाइज इस तरह का हमने रेजिस्टर भी पढ़ रखा है, अगर उसके बीच में कोई ऐसे मटेरियल हो उसकी रेजिस्टिविटी रो वगैरह डाल दी जाए तो वो एक रेजिस्टर भी बनता है, और उसकी रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ वगैरह में फाइंड आउट भी किया है।
अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां भी कर भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ लेंथ L एंड रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर सिलेंडर इज R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली इज कैरिंग अ करंट चार्ज Q0। गाइस पहले से उस पर चार्ज Q0 है। The space between cylinder is filled with material of dielectric constant K and resistivity rho. Find the charge on the capacitor as a function of time. ये गाइस ऐसा है, बढ़िया सवाल है ये। ऐसा कुछ है सिचुएशन और इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस में R2, मैं स्मॉल ले रहा हूं, कोई इशू नहीं है। और गाइस इसके अंदर में अगर हमने डायलेक्ट्रिक भर दिया या एयर भी रहता तो एक कैपेसिटर तो ऐसे ही बन जाता है। और इसकी कैपेसिटी आपको पता है, हम लोगों को पता है, अगर इसकी लेंथ L दे दी जाए जो कि गिवन ही है, तो इसकी कैपेसिटी गाइस होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K से मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1, यही होती है इसकी कैपेसिटी, याद होगा आपको। लेकिन गाइस जब इसको चार्ज कर देंगे और बीच की मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, तो उस रेजिस्टेंस के वजह से धीरे धीरे ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो फाइनली डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल्स Q0 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन टाउ में एक प्रॉब्लम है कि हमें C चाहिए और R चाहिए होगा, तो R हमें निकालना पड़ेगा, C तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है। तो गाइस R कैसे निकालते हैं, अगर आपको अच्छे से याद है तो R भी मैंने बता रखा है, लेकिन गाइस चलिए मैं R इसमें निकाल ही लेता हूं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग यहां से X पर जाएंगे, आपको याद होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट चीजों को निकाल रहा हूं। और X dx विड्थ का एक पतला सा सेक्शन लेते हैं, dx विड्थ का। तो इस छोटे से सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रो इंटू एल, एल का मतलब थिकनेस dx बाई एरिया, एल बाई ए, एरिया तो ये वाला लेंगे, राइट। सो विच इज 2 पाई आर एच, तो 2 पाई एक्स एच, एक्स का मतलब एल। तो गाइज ये निकाल लिया तो रेजिस्टेंस आ जाएगा रो बाई 2 पाई एल इंटीग्रेशन dx बाई एक्स फ्रॉम R1 टू R2। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बखूबी आता है, ये हो जाएगा ln r, x है तो x हो जाएगा फ्रॉम R1 टू R2। अब डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो माइनस जाएगा और लॉ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो डिवाइड पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। तो गाइज ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो टाउ भी कैलकुलेट करता हूं, r टाइम्स ऑफ c। तो r हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है और c भी हमने डायरेक्ट लिखा है। बहुत सारी चीजें कट जाएंगी गाइज, आप देखो 2 पाई एल, 2 पाई और एल कैंसिल, पूरी की पूरी ये सिस्टम कैंसिल, तो 3 क्वांटिटी के सिग्मा रो, तो ये रहा टाउ। तो गाइज चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे तो हम लोग लिख ही सकते हैं Q इक्वल्स Q0 e टाउ, दिस इज रो एप्सिलॉन नॉट के। सो दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? दिस इज क्वाइट इजी। तो इस तरह से गाइज हम लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली गाइज आपको सवाल बहुत ही मजा आ रहा होगा बनाने में। सवाल बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके इसमें डाला गया है, ठीक है। और गाइज इसमें जो भी सवाल हैं, इस तरह के सवाल आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइज जेई में, ठीक है। ये जेई मेंस और एडवांस के लिए स्पेशली डेडिकेटेड सीट है। तो गाइज जस्ट अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, कॉपी कीजिए इसको पहले। चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, in the previous question, if the cylindrical capacitor is replaced by a spherical capacitor of radii of inner and outer sphere R1 R2 respectively, the instantaneous charge on the capacitor will be। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में गाइस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर था, अभी बोला गया है कि जस्ट स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है। तो गाइस इसका रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने कैलकुलेट करा है और इसका हमने कैपेसिटर भी, तो कैपेसिटी तो आपको पता ही होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1, अगर K है तो K से मल्टीप्लाई गाइस, ये हो जाएगा। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको पता है तो रेजिस्टेंस R1 और R2 के टर्म में भी गाइज हमने ऐसे ही कुछ निकाला है, राइट, बट वो नीचे होती है, ठीक है गाइज, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो इस तरह से चीज़ें हमने निकाली थी। एंड दैट इज रो इसमें इन्वॉल्व होता है नेचुरली, रो बाई 4 पाई एंड दिस इज R1 R2 बाई
इस तरह से होते थे गाइज, अगर आपको अच्छे से याद है तो ये चीज़ें होती थी रेजिस्टेंस में गाइज। अगर यहाँ पे टॉ कैलकुलेट करें तो आई होप कि चीज़ें वही आएगी, R1 R2 नीचे ऊपर कैंसिल, ये पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा एंड 4 पाई कैंसिल हो जाएगा इससे। तो गाइज मुझे लगता है एग्जैक्टली वही आ रहा है सब कुछ, यानी अभी टॉ निकालें तो रो एप्सिलॉन नॉट के पहले की तरह जस्ट सेम एज बिफोर गाइज। तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस चार्ज होगी पहले की तरह ही होगी, Q इक्वल्स क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और आर सी तो यहाँ पे है, तो गाइज कुछ भी नहीं है खास इसमें, बहुत ही सिंपल है। तो मुझे लगता है सेम ही होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज 6 नंबर। इन द सर्किट शोन इन फिगर इनिशियली स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, इस फिगर को पहले एक बार बनाना पड़ेगा हमें, चलिए मैं यहां बनाता हूं साफ साफ। एक कैपेसिटर है यहां पे, रजिस्टर सेल स्विच, हियर रजिस्टर सेल स्विच दिस। ये स्विच इनिशियली क्लॉज की बात कर रहा है, फोटो में तो वही मेंशन है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। दिस इज 3R। चलिए गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है सॉल्व। इन द सर्किट शोन इन फिगर इनिशियली स्विच S1 इज क्लोज्ड। अच्छा, S1 क्लोज है मतलब ये वर्क कर रहा होगा, एंड S2 इज ओपन, मतलब फोटो सही है। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, अच्छा ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगी, अब कितनी चार्ज होगी वो हम निकाल भी लेते हैं। तो गाइस ये वाला सर्किट तो काम का नहीं है बिकॉज इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसको हटाई के चलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, E है और टोटल R और 3R। तो गाइस ऐसे केस में इसमें टोटल चार्ज कितनी होगी अगर हम निकालें, तो Q विल बी वॉट C टाइम्स ऑफ B। ठीक है गाइज, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, E के बराबर होगी, क्योंकि गाइज जब ये कोई कनेक्शन नहीं है और सिंगल सर्किट है गाइज, सिंगल सर्किट है, बहुत सिंपल। तो गाइज ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो क्यों करंट दौड़ेगी, करंट दौड़ेगी नहीं इसमें, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा सेल का होगा, नेचुरली उसका ये होगा, ऐसा पहले आपने भी बना रखा है, याद होगा। सो इसमें क्या होगी C टाइम्स ऑफ E। अब सेकेंड केस में गाइज, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया है, S1 को ओपन कर रखा है, मतलब इसको हटा ही दिया इन्होंने, और फिर S2 को क्लोज कर दिया। तो फिर क्या हो जाएगा उससे गाइज, अब ये कनेक्शन में हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली गाइज इसकी EMF E है और इसकी भी EMF E है गाइज। ये एक कमाल की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि बाद में भी इसमें चार्ज में कोई फर्क, ये इनिशियल चार्ज है और बाद में मैं चार्ज निकालूं तो दैट वुड बी वंस अगेन ना, क्योंकि EMF तो अभी भी E है, स्टेडी स्टेट में तब भी करंट नहीं जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस तब भी E है, तो ये चार्ज में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना चार्ज बढ़ी है ना घटी है, चार्ज इज फिक्स्ड। तो फिर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज वेरी नहीं करेगी गाइज, चार्ज कोई वेरिएशन ही नहीं होगा इसमें, तो क्या करें, चार्ज इज फिक्स्ड, चार्ज इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई होप डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक कैपेसिटर है C, इसको हमने V वोल्टेज से चार्ज किया, तो इस पर टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी इनिशियली अगर मैं बात करूं तो दिस इज CB। कितनी चार्ज होगी गाइज, CB। इट इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर। अब इसको हमने किसी प्लस और माइनस कर लिया, इसको हमने किसी अनचार्ज और आइडेंटिकल ये सेम कैपेसिटी है उसकी, उससे हमने कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर गाइस, यही मैं चाहता था, तो जब कनेक्ट किया गया तो जो वायर है उसमें टोटल रेजिस्टेंस R है, तो हम एक सेपरेट बना लेंगे यार, बस मेंशन करने के लिए। द चार्ज इन द फर्स्ट कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। गाइस बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्या, पहले एक सवाल को मैं फिर से बताता हूं, एक कैपेसिटर C है और इसकी वोल्टेज V है, इसको चार्ज इन्होंने कर लिया। अब इसी टाइप की एक और कैपेसिटर से इन्होंने कनेक्ट किया, चलो मैं यहां बनाता हूं फ्रेश। यहां पे एक कैपेसिटर है ये जो अभी हमने किया, और इसकी चार्ज नेचुरली कुछ ना कुछ तो है, Q0 है इनिशियली गाइस, लेकिन जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे सेम कैपेसिटर से, तो नेचुरली अब तो इसकी चार्ज वो नहीं रह जाएगी, और ऐसे भी इसमें रेजिस्टर है, इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे ये इधर चली जाएगी। करंट मान लीजिए ऐसे आ रही है, राइट, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ठीक है गाइज, तो और ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव,
ठीक है, अब गौर से समझिए, अभी इनिशियली जरूर क्यू नॉट है, लेकिन क्या बहुत समय बीतते जाएगा धीरे धीरे, तो क्या इसमें चार्ज अब क्यू नॉट होगी या कुछ कम होगी? नेचुरली कम होगी, क्योंकि जो भी चार्ज होगी वो इधर सप्लाई करेगी। इसमें इनिशियली 0 होगी, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ इसमें चार्ज आने लगेगी। ठीक है सवाल। तो गाइस अब पूछा गया कि किसी टी टाइम में इसमें चार्ज क्या होगी। सर दिस इज क्वाइट इजी। अब गाइस मैं किसी टी टाइम में अगर इसमें चार्ज मैं निकाल लूं तो फिर टोटल चार्ज तो कंजर्व भी होगी ना, टोटल चार्ज तो कंजर्व होगी। जितनी चार्ज क्यू नॉट होगी उसमें से इसकी चार्ज को माइनस कर लूंगा तो वो आ जाएगा, या डायरेक्ट भी उसका हम निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। अभी किसी भी टी टाइम पर, ये मैं t इक्वल्स 0 की मैं बात कर रहा हूं, तो एट एनी टाइम t, किसी भी t टाइम की बात मैं करूं तो मान लीजिए कि इसमें कुछ चार्ज आ गई q, क्लियर है गाइस, q आ गई, स्मॉल q ही लेते बेटर होगा, तो यहां माइनस q। तो अब इसमें कितनी चार्ज बच गई? तो ऑब्वियसली q नॉट माइनस q, और इसमें जस्ट अपोजिट गाइस, समझ सकते हो जस्ट अपोजिट होता है ना इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस लगा देते हैं q माइनस q। गाइस इसमें वेरिएबल कौन है ये जानना बड़ा जरूरी है। दिस q इज वेरिएबल, दिस q इज वेरिएबल, हमें पता ही नहीं है कि कब कितनी चार्ज उसमें आने वाली है। एंड दिस क्यू नॉट इज, ये तो इनिशियल है, ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी है। लेकिन गाइज ये क्यू नॉट माइनस क्यू तो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्यू वेरिएबल है। हमें यही पता करना है क्यू नॉट माइनस क्यू क्या होगी। अब बहुत ही आसान है, क्यू निकाल लेते हैं पहले। कैसे सोचे गाइज, कैसे सोचे? हाँ एक काम करते हैं, इसका चार्ज हमें पता पड़ गया, कैपेसिटी तो सी पता ही है, कैपेसिटी सी पता है, और इसके रेजिस्टेंस आर गिवन है, करंट हमने मान लिया आई रही होगी। अब सर्किट में एक बार ऐसे दौड़ जाते हैं, लूप लॉ यूज करते हैं, यूजिंग KVL। ऐसे चलते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोअर से हायर में जा रहे हैं, तो प्लस Q बाई सी, तो Q तो ये है Q बाई सी, और करंट के डायरेक्शन में माइनस I टाइम्स ऑफ R, फिर प्लस से माइनस मतलब हायर से लोअर तो माइनस Q बाई सी, एंड दैट वुड बी 0 गाइज। अब मुझे चार्ज के बारे में ख्याल करना है, तो करंट को हम सबसे पहले dQ बाई dt लिख लेते हैं, क्योंकि गाइज ये जो चार्ज गई होगी, यहां से जो चार्ज दौड़ी होगी वो मान लीजिए Q दौड़ी होगी नेचुरली, तभी तो इस पर Q आ गई, क्योंकि इनिशियल कोई चार्ज नहीं था तो Q ही आई है। तो ऑब्वियसली जो आई होगी वो dQ बाई dt ही तो होगी। अब जब इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज इसमें क्या है, केवल Q वेरिएबल है और उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब थोड़ा इन दोनों को एक साथ टाई अप करने की कोशिश करते हैं, तो Q माइनस 2Q बाई सी विल बी dQ बाई dt। सो Q वाले सेक्शन को इधर ले जाते हैं और T वाले को इधर ले आते हैं। लगता है मैंने R कहीं छोड़ा है, ये रहा। सो दिस इज R गाइज। सो व्हाट dt बाई RC dQ बाई Q माइनस 2Q, ये रहा। Q के साथ है dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं फटाफट। गाइज इसमें Q वेरिएबल मान के चल रहे हैं, तो ये किस चार्ज के बारे में बात हो रही है? इसके बारे में बात हो रही है, ध्यान से बात समझेंगे, ये इसके बारे में बात हो रही है। तो T इनिशियली से T तक जाएंगे, और इनिशियल dQ मतलब Q के बारे में बात हो रही है, तो इनिशियल कुछ Q रहा होगा क्या? इनिशियली स्टार्टिंग की बात करें तो कोई चार्ज गया होगा? बोलोगे नहीं सर, स्टार्टिंग में तो नहीं, समय धीरे धीरे बीता होगा, धीरे धीरे चार्ज गई होगी। तो स्टार्टिंग में तो स्मॉल Q 0 होगी। हाँ किसी T टाइम में ही तो हमें निकालना है, और उसको कोई और सिंबल लगा देते, Q ही लगा लेते हैं गाइज, Q ही। Q नॉट तो हमारा शुरू का है, और ये मेरा कुछ गलत लिख गया हम लोग ने, Q नॉट है ये, this is Q naught, this is Q naught, right? So now we should integrate it. So guys ये तो T ही डायरेक्ट आएगा, क्या करना है इसमें, T बाई RC मैं डायरेक्ट लिख दिया, और इसमें ln आ जाएगा, लेकिन -1 बाई -2 से डिवाइड भी पड़ेगा। सो -2 से पहले डिवाइड कर लिया, और ln Q नॉट माइनस 2Q 0 to Q। अपर लिमिट डाल लेते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं, माइनस इधर ले आते हैं, सो -2T बाई RC हो जाएगा। ln अपर लिमिट Q ही होगा, सो वी हैव Q नॉट माइनस 2Q माइनस ln Q नॉट ही होगा, बिकॉज 0 डालना है तो वो खत्म हो जाएगा। सो -2T बाई RC डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। सो गाइज अगर मैं पूरे क्वांटिटी को निकालूं तो e की पावर -2T बाई RC मिलने वाली है, राइट।
सो अगर 2q बाई क्यू नॉट निकाल लेते हैं, सो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी, सो q विल बी क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी। तो ये अपना q होने वाला है। सो होपफुली गाइज इस तरह के आंसर्स कुछ मिलेंगे। और गाइज क्यू नॉट के जगह पर डेटा हम डाल लेते हैं। तो गाइज अच्छे से समझे, ये क्यू कब का है, ये क्यू किसका है गाइज, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ये क्यू कौन सा क्यू है, स्मॉल क्यू वाली, ये स्मॉल क्यू की ही वैल्यू है गाइज, ये स्मॉल क्यू की ही वैल्यू है कब, किसी टी टाइम पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, नेचुरली कंफ्यूजन तो होगा ही क्योंकि मैंने सिंबल बदल दिया है, तो आप यहाँ पे ना स्मॉल क्यू ही लगा लो, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। स्मॉल क्यू ही लगा लो, ज़्यादा बेटर होगा। राइट, ये स्मॉल क्यू ही है किसी टी टाइम में, सिंबल बदला नहीं मैंने। लेकिन हमें ये थोड़े ना निकालना है, हमें तो निकालना है क्यू नॉट माइनस क्यू। अच्छा, तो यानी हमें चाहिए क्यू माइनस क्यू नॉट, सो क्यू नॉट माइनस क्यू, सो क्यू नॉट माइनस, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा देखते हैं अच्छे से, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा फाइनली। सो दिस इज क्यू नॉट बाई 2, कॉमन लेते हैं, 1 प्लस हो जाएगा। अब अच्छे से देखें, सो दिस इज क्यू नॉट एंड व्हाट इज क्यू नॉट, सी भी, सो वी हैव सी वी बाई 2 एंड 1 प्लस ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी। अगर मैंने कहीं कोई गलती नहीं करी है कैलकुलेशन में तो होपफुली यही ऑप्शंस आना चाहिए। सो ए नहीं, ए तो प्लस नहीं है, यस गाइज वी हैव ऑप्शन नंबर सी, सी वी बाई 2 1 प्लस ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी। गाइज यही आंसर होना चाहिए, ठीक है गाइज। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़िया सवाल है गाइज ये, होपफुली आपने भी देखा होगा इस सवाल को अच्छे से, तो बहुत सारे लोगों से तो बना भी नहीं होगा ये सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज, लेकिन सवाल अच्छा है। पहले इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन सर्किट रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। गाइज इनिशियल और फाइनल का मतलब t इक्वल्स 0 की बात हो रही है और एक स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि करंट की क्या रेशियोज होगी। देखते हैं सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं एक बार। सेल 12 वोल्ट की है, 5 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है, 2 ओम एंड दिस इज 6 ओम एंड 3 ओम। कहते अगर मैं इनिशियल बात करूं तो इनिशियल कैपेसिटर जस्ट एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है, तो जस्ट एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेंगे जस्ट सिंपली। तो मैं इनिशियल बात कर रहा हूं, मतलब t इक्वल्स 0 की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर इनिशियली मैं देखूं तो टोटल करंट कितनी होगी, 6 3 2 होती है और 2 2 1 होती है गाइज, पैरेलल है इसलिए 6 3 पहले 2 एंड 2 2 1। सो गाइज करंट की मैं बात करूं तो 12/1 विच इज 12 एम्पियर, राइट। बहुत ही सीधी चीज है। अगर मैं t इक्वल्स इन्फिनिटी पे बात करूं तो गाइज ये वाली सर्किट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, मतलब यहां से कोई करंट ऐसे नहीं जाएगा, तो जो भी करंट होगी ऊपर चली जाएगी, ठीक है गाइज, जो भी करंट हो जाएगी ऊपर चली जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया है, सवाल सेल से करंट का रेशियो नहीं पूछा गया है, बी केयरफुल, क्योंकि मैं उसी में जा रहा था अभी। तो गाइज अगर मैं पहले वाले सवाल को फिर से सोचूं तो टोटल करंट तो अपन पता कर लिए कि क्या होगा, तो टोटल करंट तो जा रहा है कितना, 12 एम्पियर की पूरा यहां से। लेकिन आपसे 3 ओम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ऑब्वियस ही गाइज कि 3 ओम के बीच भी तो 12 वोल्ट होगी ना, सब पैरेलल है, तो इसके बीच भी कितनी होगी, ऑब्वियसली गाइज 12 वोल्ट होगी। तो इसमें अगर हमसे करंट कोई पूछे तो गाइज वो कितना होगा, ऑब्वियसली 12/3 विच इज 4 एम्पियर। अगर इसमें कोई पूछ ले तो तभी डायरेक्ट हम जवाब दे देंगे 12/6 विच इज 2 एम्पियर, अभी हालांकि जरूरत नहीं है। 12/2 यानी 6 एम्पियर, तो ऐसा भी दिख रहा है ना, 6 2 8 4 12 तो चल ही रही है यहाँ से। तो गाइज इनिशियली में करंट अगर मैं बात करूँ किसके, इस 3 ओम की मैं स्पेशली बात करूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट 12, दिस इज 4 एम्पियर। और फाइनल बात करें t इक्वल्स इन्फिनिटी पर तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, बस ये सर्किट ब्लॉक हो जाएगा, बस इतनी सी। पोटेंशियल डिफरेंस थोड़े ना चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी सबके क्रॉस 12 12 ही होगा।
तो इसके अक्रॉस करंट फाइनली करंट देखें तो वो 4 एम्पियर ही होने वाली है। सो व्हाट इज द I1 बाई I2? सो दिस इज नथिंग बट 1:1। सो होपफुली गाइज ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था, बस हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। If Q1, Q2, Q3 be the final charges on the capacitor in the circuit of figure 1, 2, 3 respectively। 3 फिगर्स गिवन है और इसमें सब में कैपेसिटर में फाइनल चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब स्टेडी स्टेट की बात वो कर रहे हैं। सब में जो चार्जेस हैं वो Q1 है, Q2 है और Q3 रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शंस बतानी है किस में ज़्यादा चार्ज होगी, कम चार्ज होगी। सो गाइज लेट्स चेक। अगर सर्किट को अच्छे से एनालाइज करें, ये रहा और यहां से एक 2R ली गई है और ये है आपका 3R। एक चीज देखेंगे तीनों सर्किट में गाइज, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, रेजिस्टर एग्रीगेट उतना ही उन्होंने रखा है, रेजिस्टेंस बदला नहीं है। फाइनल की बात करें तो अब की बार यहां पे उन्होंने 3R करा है और 2R। राइट। अब गाइस इसमें करंट अच्छे से देखें तो अगर आप खूब अच्छे से वॉच करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्लॉक हो जाएगा। ये फाइनल की बात हो रही है, फाइनल चार्ज की बात कर रहे हैं वो, तो ये दोनों सर्किट ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन करंट तो ऐसे जाती रहेगी बिल्कुल। तो गाइस फर्स्ट में अगर मैं Q1 निकाल ही लूँ अगर, तो पहले तो I निकालना पड़ेगा ताकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकूं, तभी तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ेगा। तो गाइस I निकालेंगे तो क्या होगा, E बाई टोटल रेजिस्टेंस तो जान ही रहे हो 5R। तो गाइस अगर मैं पहले में Q1 निकालूं सो दैट वुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा I टाइम्स ऑफ 2R, राइट। सो C इंटू I टाइम्स ऑफ 2R। समझना अच्छे से गाइस, C भी मैं लिख रहा हूँ। तो C I इज वॉट, E बाई 5R एंड दिस इज 2R। सो अगर मैं Q1 की मैं बात करूं, सो CE 2CE बाई 5, ये मेरा Q1 है। अब इसमें आते हैं, सेम है गाइज, इसमें करंट तो उतना ही होगी, बस 3 टाइम्स हो जाएगी। तो गाइज इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस 3 टाइम्स हो जाएगा बस। तो डायरेक्ट में लिखता हूं और इसमें देखें तो गाइज इसमें तो ब्लॉक ही हो जाएगा कंप्लीटली ये, क्योंकि अब तो कोई रास्ता ही नहीं जाने का, बस एक ही रास्ता था जो ब्लॉक हो गया। तो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो गाइज E ही के बराबर होगा। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये दोनों काम करेगा नहीं, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो E के बराबर ही। तो इसमें चार्ज हो जाएगी CE। तो सबसे ज़्यादा चार्ज तो गाइज यही है, जस्ट उससे पहले ये है और फिर ये कम। सो Q3 Q2 ये रहा सीक्वेंस, देख सकते हैं आप। सो B इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल में अगर आप अच्छे से देखें तो एक सर्किट मेंशन है यहाँ पे। इन्होंने सेल का EMF E लगा रखा है, ये सब R का है और ये C है। आपसे पूछा गया है टाइम कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल है गाइज, टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो सिंपल इसके क्या करते हैं, क्लॉज करते हैं कंडक्टिंग वायर से और इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल R निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर्किट को एक बार रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट A है अपना और ये पॉइंट B है और यहाँ भी एक रेजिस्टर हमने लगा रखा है और गाइज यहाँ भी अपने पास एक रेजिस्टर है और ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, राइट। सो अगर आप अच्छे से वॉच करें तो इसको अगर मैंने O ले लिया तो डेफिनेटली ये भी O हो जाएगा। सब कुछ क्या है, R है। सर्किट को एक बार अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा फील आ जाएगी। A B एंड दिस इज O। A और O के बीच R है, A और B के बीच R है, O और B के बीच R है। सो R 2R और R 2 और R 2R बाई 3। सो टाउ
2RC/3। तो ये गाइज 2RC/3 हो जाएगी टॉ। चेक कर सकते हैं इसमें 2RC/3, सी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपसे हो गया होगा, सवाल में कुछ भी खास नहीं है। आइए गाइज क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 नंबर में एक कैपेसिटर है जो कि R से कनेक्टेड है, ये सेल है, ये भी R से कनेक्टेड है, और ये भी सेल है जो कि R से कनेक्टेड है। तो यहाँ भी स्विच, ये क्लोज है और ये ओपन है। ये रहा S1 और ये रहा S2। देखते गए क्या बोला जा रहा है। इन द सर्किट शोन इन फिगर इनिशियली S1 इज क्लोज, दिख भी रहा है S1 क्लोज है, S2 ओपन। वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज S2 इज क्लोज। एक बार कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही कैपेसिटर को एक बार फुल्ली चार्ज कर दिया, तब की बात मैं करूं तो गाइज तब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, राइट, वो तो हम लोग निकाल ही लेंगे, खैर बात की बात करेंगे। वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज S2 इज क्लोज एंड S1 इज ओपन, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। गाइज हीट प्रोड्यूस्ड में समझना चाहिए आपको कि हीट प्रोड्यूस्ड का क्या मतलब होता है गाइज। जब हम इसको ओपन रखेंगे, इसको हम चार्ज कर रहे होंगे, तो नेचुरली गाइज इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बोला गया कि टोटल हीट प्रोड्यूस, गाइज ऐसा कहीं सवाल नहीं है, ठीक है। सवाल में फाइंड द हीट प्रोड्यूस कब की बात बोल रहा है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्ट मेंशन होता कि स्विच को ऑन करने के बाद कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई, ये आप बताओ, क्योंकि ऐसे भी गाइज कैपेसिटर को चार्ज करने में तो हीट प्रोड्यूस होती ही है। जितनी टोटल एनर्जी स्टोर होती है उसकी हाफ ऑफ एनर्जी क्या होती है, इन नॉर्मल सेंस में गाइज हीट के रूप में लिबरेट हो जाती है कनेक्टिंग वायर्स में, यह तो आपको पता ही है। बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि भाई स्विच को ऑन करने के बाद है या पहले की बात कर रहे हैं। सो चलिए गाइज हम लोग पॉसिबल आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये स्विच ऑन है, ये ऑफ है, तो फिर डायरेक्ट ऐसे होगी ना, तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इनिशियल की मैं बात करूं, सो वो तो आपको पता है हाफ ऑफ CV², राइट, यही होती है ना। तो अगर मैं फर्स्ट में हीट निकालूं तो आपको पता ही है कि इतनी ही हीट के बराबर एनर्जी लॉस हो जाती है। जब सेकंड केस में वो बोल रहे हैं कि अभी इसको ओपन कर देते हैं इसको, तो सर्किट में क्या फर्क पड़ेगा। अब बोलोगे सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पहले भी ये E थी, कनेक्टेड R थी, अब इसको हटा करके इसको कर दिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम किया गया, अभी भी तो वैसे ही है। तो ना अब एक्स्ट्रा चार्ज जाने वाली है और ना वहां से आने वाली है। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो फर्दर गए स्विच को ऑन करने के बाद क्या एक्स्ट्रा चार्जेस स्टोर हुई है, नो, पहले से चार्ज जितनी थी वो इंटैक्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर इस सवाल को अगर ये सेट किया जाता कि स्विच को ऑन करने के बाद कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो सेल के द्वारा कोई वर्क तो अब फाइनली नहीं है नेचुरली, तो अब इस सेल के द्वारा तो कोई वर्डन हो नहीं रही है। तो गाइस फाइनल की बात मैं करूं तो डेल्टा क्यू तो कुछ है ही नहीं, सेल के द्वारा वर्डन फाइनल की बात मैं करूं आफ्टर स्विच ऑन करने के बाद कुछ है ही नहीं, कोई चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो ही नहीं कर रहा है। सो Q इंटू E के बारे में बात ही नहीं होगी, तो कुछ भी पैरामीटर नहीं है। तो गाइस स्विच हीट की बात मैं करूं तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान इस बात का रखेंगे, ये सारी बातें स्विच को ऑन करने के बाद बोली जा रही है। क्लियर है गाइस, सो ये याद रखेंगे आप। और अगर गाइज 12 नंबर सवाल को करें, इसी में जस्ट इसी का जस्ट रिपीटेशन है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। गाइज अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज फिक्स्ड ही रहेगा, ऐसा सवाल हमने पहले भी बना रखा है। तो ये तो दिख भी रहा था ना कि चार्ज एक बार स्टोर हो गया तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये सवाल गाइज बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता जब सेल के पोलरिटी को उलट दिया जाता, तब ज्यादा मजा आता इस सवाल में, ठीक है, तब बनाने में ज्यादा फील आती। तो होपफुली गाइज आपको बहुत सारे जगहों पर मिलेंगे जिसमें सेल की पोलरिटी उलट करके होगी। इसमें देने की भी वही कोशिश करी गई थी, शायद प्रॉब्लम हो गया फोटो में इसलिए ऐसा हो गया। तो चलिए गाइज पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।